तो हेलो दोस्तों, आज है मेरा नीट जर्नी प्रिपरेशन का तीसरा दिन। नीट जर्नी प्रिपरेशन करने वीडियो बनाने का तीसरा दिन है। मेरे नीट की जो प्रिपरेशन की जर्नी वो लगभग 1 महीने पहले शुरू हो गई थी और मैंने आज तक मतलब बहुत सारी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़े हैं। कहाँ गए चैप्टर, गायब हो गए क्या? तो ये जो जूलॉजी वो हो गया है, बस लास्ट का चैप्टर मैंने आज पढ़ के रखा है। इतने सारे चैप्टर्स हो गए हैं मेरे। और ये पहले जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड, वो तो ऐसा लगता है जैसे मैं 6th और 7th स्टैंडर्ड में जाके बैठ चुका हूँ। और प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम ये भी हो चुके हैं। यहाँ पर बस एक चैप्टर हुआ है। और जब मैंने बायोमोलिक्यूल उठाया था तब मेरे को ऐसा फील हुआ था कि नीट मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बायोमोलिक्यूल अगर आपको भी टफ लगता है तो आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और जो मैंने पढ़ा था ही वॉज विपिन सर बायोलॉजी। उनसे मैंने इसका आधा चैप्टर पढ़ा था। आधा पढ़ने का मन नहीं हुआ लेकिन मैं उसको भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने लगभग 1 महीना पहले पढ़ा था। इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन बाय हिम। आधा ही मैंने पढ़ा था, तो आप उनसे पढ़ सकते, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आप अकेले पढ़ते हो, किसी को साथ लेके पढ़ोगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकेले पढ़ रहे हो मतलब खुद से पढ़ रहे हो तो क्या है ना भाई, ये थोड़ा इसमें केमिकल लोचा आ जाता है। मेरी पहले से फटी है केमिस्ट्री के कारण, और जो फिज़िक्स है उसको मैंने अभी तक छुआ नहीं है। तो ऐसा फील होता है, मेरे को बहुत डरावना सपना आता है भी रात में, नींद नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं बायो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है भाई। और ये जो मैंने टिक करके रखा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा अपने दिमाग में चेप गया है। थोड़ा सा अभी भी मतलब इनको रिवाइज़ करूँगा मैं। साल भर नहीं, 1 साल ही करने वाला हूँ नीट की जर्नी का प्रिपरेशन में। साल बुढ़ापा नहीं आने दूंगा मैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा जन्म बीत जाएगा, हो जाएगा अगले साल तक हो जाएगा। इतना भी ज़्यादा हवा नहीं है। बायो के कारण थोड़ा सा भाई दिल खुश रहता है। फिज़िक्स ने तो भाई हर रोज़ लेता है भाई फिज़िक्स का क्या ही कहना भाई। ये कहा गया नोट। मैं अभी बस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा PYQ एनालाइज़ करा था और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से बहुत सारे सवाल आए हैं। मैं हर दिन ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ। कल मैंने शायद कुछ मतलब 2 ही वीडियो पहले शेयर करे हैं लॉन्ग वीडियोस, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आज से मेरे को आइडिया लग गया है कि मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जहाँ से सवाल बनते हैं PYQ से। मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ करा है, थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग गया है कि जो सवाल है वो कहाँ से बनते हैं। तो बस मैं वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ हर दिन। तो आप बस जिनको भी ऐसा चीज़ें पसंद है वो भी शेयर करो भैया। थोड़ा सा कमेंट कर लिया करो कि कहाँ से क्या शेयर करना चाहिए, कहाँ से क्या नहीं करना चाहिए। बस ऐसा ही थोड़ा सा अगर हम ज्ञान बांटते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ता रहेगा, और ज्ञान छुपा के रहेंगे तो एक दिन ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ऐसा तो मैं नहीं चाहता कि नीट एग्जाम में जाके बैठो और सारा ज्ञान लुप्त हो जाए, इसलिए जितना हो सके उतना बांटूंगा। और इससे क्या होता है ना, एक्टिव रिकॉल होता है, एक्टिव रिवीजन होता है। सिर्फ पढ़ते रहने से या वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक दिन भूल ही जाना है। तो किसी को बांट के भूल जाओ। अगर हम बांटेंगे किसी के साथ तो ब्रेन थोड़ा सा और एक्टिव होकर चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो चीज़ों को ब्रेन में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है ना, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती है। इट इज़ लाइक हमारे दिल में जाके बस जाती है। तो दिमाग से उड़ सकता है, लेकिन कोई दिल में अगर एक बार बस गया तो वो दिमाग से नहीं निकलता। तो मैंने ये जो ADH है इसको इतनी बार पढ़ा, इतनी बार मैंने इसका नाम लिया है कि जितनी बार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी नहीं लिया भाई। तो ये ADH जो है अब मैं अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा कि जो ADH है वो क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ये जो है वाटर का बैलेंस करता है। जब पानी की कमी होती है तो ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस, मतलब सुसु निकलने की जो प्रक्रिया है जो हम दिन रात भर करते हैं, उस प्रक्रिया को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करता है ADH। तो ऐसी ही चीज़ें हैं भाई। अगर मैंने पढ़ा है दिल से तो अपने दिमाग में फिट हो जाएगा। दिमाग से उड़ भी गया तो दिल में बना रहेगा। तो इसलिए ज्ञान आता है दिमाग में तो ज्ञान बांटने में ही भलाई है। अगर आपके पास भी ज्ञान है ऐसा तो बांटते रहो। तो बस वही शेयर करता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइट करके रखी वो सारी इंपॉर्टेंट है भाई। जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा है वो बस मेरे लिए है। जिसको समझ में आया वो ठीक है, जिसको नहीं आया, क्योंकि दूसरों के नोट समझना मतलब बहुत दिमाग पर जोर डालने का सामान है भाई। दूसरे की चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने क्या लिखा है और किस इंटेंशन से लिखा है और हमने क्या समझा और क्या किस इंटेंशन से समझा, सारा मिसमैच हो जाता है। तो ये बेहतर है कि दूसरों के नोट्स ना पढ़ें, खुद के नोट्स बनाएं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ वो है बस PYQ के रिलेटेड, मतलब जैसे सवाल पहले बनते आए हैं। मैंने 33 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग चुका है कि नीट में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो वैसा ही मैं शेयर करने वाला हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि जो हाईलाइट नहीं करा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो वर्ड्स है उनको आपके दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे ही शेयर करने वाला हूँ। तो पहले जो हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट, इन तीनों का बहुत बढ़िया रोल है इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। किडनी किस वे में फंक्शन करेगी वो कहीं ना कहीं इन तीनों का
जो रोल आता है वो बहुत इफेक्टिव रोल आता है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ऑस्मो रिसेप्टर से लेके जीएफआर तक, और ये जो दूसरा पैराग्राफ है जेजीए प्लेस से लेके एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म तक। जो पहला पैराग्राफ है वो डील करता है आपके वाटर रीअब्जॉर्प्शन तक, मतलब ये कहीं ना कहीं वाटर पे डिपेंडेंट पैराग्राफ है। और जो दूसरा पैराग्राफ है जेजीए प्लेस से लेके, वो कहीं ना कहीं अपने ब्लड प्रेशर जो है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो पहला क्या है, ऑस्मो से आप याद रख सकते हो, ऑस्मो मतलब वाटर बैलेंस या फ्लूइड बैलेंस जो होता है, आप उसको मतलब ऑस्मो रेगुलेशन इन ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो आप ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं उसी से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं फ्लूइड बैलेंस से वाटर से रिलेटेड चीज़ होने वाली। तो ये पूरा पैराग्राफ उसी से रिलेटेड है। तो जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो क्या होता है, वो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो हाइपोथैलेमस है उसको बोलते हैं भाई थोड़ा जाग जाओ, हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है और ये बंदा जो है पानी की ऊपर से कमी है और बार बार सुसु करने के लिए जाता है, तुम अब कुछ करो। तो ये क्या करता है हाइपोथैलेमस, अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच को, मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, उसी का दूसरा नाम है, उसको रिलीज़ कर देता है। एंटी ड्यूरेटिक मतलब ड्यूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला। यहाँ पर नीचे दिया है ना प्रिवेंटिंग ड्यूरेसिस, तो एडीएच जो है वो प्रिवेंट करता है ड्यूरेसिस, मतलब ज़्यादा सुसु से होने वाला वाटर लॉस, इस सब को प्रिवेंट कौन करता है, अपना एडीएच या वैसोप्रेसिन। ये दोनों नाम याद रखो, एक के बदले दो भले भाई, दोनों नाम याद रखो। हालांकि इसको आप केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ोगे, लेकिन उससे बेहतर ये अभी पढ़ लो क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसोप्रेसिन या एडीएच। एडीएच के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, इसके दोनों नाम, न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस की वजह से और प्रिवेंट करता है डायूरेसिस, एडीएच रिलीजेस टू कंप्लीट द फीडबैक। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल। ये भी इंपॉर्टेंट है। एडीएच जो है वो कैसा है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो डायलेटर नहीं है। वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब जो ये जो विड्थ होती है वेसल्स की, मतलब ऐसी है तो ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, पतली करेगा। विड्थ जो होती है वेसल्स की वो कम करेगा, ये वो भी करता है, लेकिन इतना पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर नहीं है ये, लेकिन है। वैसो डायलेटर नहीं है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये आपको याद रखना है। एडीएच इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होने के कारण क्या होता है, ये पतली कर देता है ना ब्लड वेसल से, तो ब्लड को तो वो कम नहीं करता है, ब्लड को कम नहीं करता है, वो बस जो विड्थ होती है ब्लड वेसल्स की उनको कम करता है। तो ब्लड जो है उतना है का उतना ही रहता है। अगर आपने विड्थ कम कर दी तो वो इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना भैया। वेसल्स की जो विड्थ अगर वो कम होगी, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड है वो अगर वैसा का वैसा ही फ्लो कर रहा है तो वो प्रेशर बढ़ाएगा वेसल्स पे। तो ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ता है, राइट। इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये जीबीएफ मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा एंड देयर बाय जीएफआर भी बढ़ेगा। एडीएच के बारे में बस ये चीज़ें याद रखो कि उसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है, प्रिवेंट करता है डायूरेसिस, और एक कंस्ट्रिक्टर ही होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर ही होता है। और इन द एंड इसका भी वही होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जीएफआर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और इन द एंड जीएफआर इंक्रीज होता है। अब दूसरा जो पैराग्राफ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें एडीएच इंपॉर्टेंट था, इसमें रेनिन इंपॉर्टेंट है। इसमें पानी की कमी होती थी, राइट। तो इसमें किस चीज़ की कमी होती है सेकंड पैराग्राफ में, इसमें ब्लड प्रेशर की कमी होती है। तो जब ब्लड प्रेशर की कमी होती है तो यहाँ पर पानी की कमी के कारण कौन एक्टिवेट हो जाता था, हवा बहुत चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं, इसकी मैया का ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते थे कब, जब पानी की कमी है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर की कमी होती है तो ये जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। फॉल इन द जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर एक्टिवेट जेजी सेल। यहाँ पर जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते थे जब जीएफआर कम है या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम है, या बोलो कि जो ग्लोमेरुलर एरिया है, कैपिलरीज है, उनके अराउंड में ब्लड फ्लो कम है या ब्लड प्रेशर कम है या ओवरऑल जीएफआर अगर कम है तो एक्टिवेट कौन हो जाता था, जेजी सेल्स। अब जैसे ये एक्टिवेट हो जाते थे वो रिलीज़ करते थे रेनिन को, जिसे यहाँ पर एडीएच को, तो यहाँ पर रेनिन को वो क्या करता था, एंजियोटेंसिनोजोन जो है, जो एंजियोटेंसिनोजेन है ब्लड में, उसको कन्वर्ट कर देता था एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में। रेनिन को याद रखो, जेजी सेल्स जो हैं उनको याद रखो, और ये कब शुरू होता था इनकी कहानी, जब ब्लड प्रेशर कम है इन द ग्लोमेरुलर, या जीएफआर कम है या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम है, तब जेजी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो रिलीज़ करते हैं रेनिन को। रेनिन क्या करता है, जो खून में, जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन है
उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 2 में। पहले एंजियोटेंसिन 1 में करता है, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या है? इट इज़ अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। ईडीएच जो है वो भी वैसोकंस्ट्रिक्टर था, लेकिन वो वीक था, इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो ये बहुत ख़तरनाक तरीके से ब्लड वेसल्स को है ना, उसकी विड्थ को जो है वो कम करता, राइट, उसकी विड्थ को कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ब्लड जो विड्थ होती है अपने ब्लड वेसल की वो तो कम होती है, लेकिन जो एंजियोटेंसिन है यहाँ पर चुप नहीं बैठता, ये एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और वो क्या करता है, रिलीज़ कर देता है अल्डोस्टेरोन। अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसकी मैया का, ये बहुत हवा चल रही है यहाँ पर। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो रिलीज़ कर देता है अल्डोस्टेरोन को, और जो अल्डोस्टेरोन है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर करता है। यहाँ पर ADH की वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता था, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन होता है Na+ का, आयंस का भी एंड वाटर का भी, फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब DCT से। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड वेसल है वो उसकी विड्थ कम हो गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो बढ़ा था, लेकिन ऊपर से रीअब्जॉर्प्शन भी हुआ Na+ का एंड वाटर का। तो ब्लड तो पहले से ही था, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद उसके अंदर पानी भी और ऐड हो गया, एंड ये जो Na+ है वो भी और ऐड हो गए, मतलब विड्थ कम हो गई, ब्लड उसमें ऐड हो गया, उसके बाद ऊपर से पानी भी और ऐड हो गया, उसके बाद ऊपर से और ऐड हो गया Na+, मतलब प्रेशर कितना बढ़ जाएगा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जबकि प्रेशर और बढ़ गया, द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल लीड टू GFR, मतलब दोनों में एक ही होता है, दोनों में GFR ही बढ़ता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो बढ़ता है वो बहुत खतरनाक बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो विड्थ भी कम होती है और बहुत तगड़े लेवल से कम होती है, क्योंकि ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये इतना पावरफुल नहीं था, इसमें विड्थ कम होती है, ब्लड का लेवल वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर पानी भी ऐड होता है, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब Na+ भी ऐड होता है, तो खतरनाक ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से GFR में अच्छा खासा रेट बढ़ता है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन, मतलब ये जो इनका मिली भगत की कहानी है बस। एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो है बहुत खतरनाक तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चाहिए भाई, हर चीज़ का थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए। इसके लिए ना इस पर एक क्या बोलते हैं लिमिट या एक बटन लगा दिया जाता है, जिसका नाम है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है एट्रिया के ऊपर, एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज, इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है ना, तो ये यही है, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। जो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वो ज़्यादा ही हार्मफुल ना हो, इसके लिए एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये जो हार्ट जो है, सबसे पहले यहाँ पर किसका रोल था, हाइपोथैलेमस का, यहाँ पर JGA का, और नीचे आता है रोल अपने हार्ट का। ये दोनों तो GFR मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रेशर को घटाया जाता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मतलब कंट्रोल भी रहे, ज़्यादा ही मतलब हर बार बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर में काम आता है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने हाथ से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, तो NF हार्ट क्या करता है, रिलीज़ कर देता है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसको भी अपने दिमाग में रखो, रिलीज। अरे भाई ये कितनी हवा आ रही है भाई, मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है। ANF कैन कॉज वैसो डायलेशन, यहाँ पर दोनों में क्या होता था, वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो है ब्लड वेसल्स को कम करते थे उसकी विड्थ को। यहाँ पे ANF जो है ये उनका उल्टा है, ये वैसो डायलेटर ही आपको याद रखना है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड देयरफॉर डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। वैसो जब कंस्ट्रिक्शन होता था तो ब्लड प्रेशर बढ़ता था, वैसो डायलेशन जब होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बटन जैसा काम करता है, ये अगर हद से बढ़ेगा तो ये हार्ट इसको रिलीज़ कर देगा कि भैया अब बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अब थोड़ा कम करो, अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। अब ये जाके क्या करेगा, जो ब्लड वेसल जो है उनकी विड्थ कम हो गई थी, जो पहले कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, अब मैं उनको डायलेट करने के लिए ये भेज दूंगा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।